अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने बात की थी कि वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को साउथ एशिया से निकालकर मीनाप में यानी कि मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, अफ़गानिस्तान के साथ अलाइन करके मीनाप बना रहा है। तो अब इसकी डीपर डाइव ज़रा करते हैं कि इससे पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगी और क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये चेंजेस लाई जा रही हैं, और इसको भी देखेंगे कि इसका कोई लिंक है उन वाक़यात से जो पिछले एक साल में इस खित्ते में हुए हैं, जैसा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग हो गई, या ईरान की और अमेरिका की जंग में पाकिस्तान जो एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है मुसालहत कराने का, क्या वो कोई फैक्टर है इसमें? क्या इंडिया ने इसके अंदर किसी किस्म की कोई चीज़ की है? अच्छा, ये सब होने का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा भी कि नहीं आएगा, और ये बहुत सारी बातें, और पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। देखिए, एक बात याद रखें कि दुनिया किसी भी खित्ते को, स्पेशली पैसे के मामले में अलग नैरेटिव होता है। कल्चर का अलग नैरेटिव होता है, और इकोनॉमिक्स का अलग नैरेटिव होता है, और इन्वेस्टमेंट का अलग नैरेटिव होता है। तो दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं वो हर चीज़ सिर्फ नंबर से नहीं देखती, बल्कि देखती हैं कि आपका मुल्क टेबल के ऊपर क्या कहानी ला रहा है। अगर आप इस खित्ते को गौर करें, जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि इंडिया जो है वो कम्प्लीटली ओवरशैडो करता है हर चीज़ को, क्योंकि इंडियन इकॉनमी बड़ी है, ह्यूज है, इंडिया के मसाइल भी ह्यूज हैं। लेकिन अगर आप बिगर पिक्चर में देखें कि कॉन्स्टेंटली जब इंडिया से हर चीज़ कंपेयर की जाए, और पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान का इंडिया से कोई डायरेक्ट कंपैरिजन बेसिकली बनता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान एक अलग बोट में है, इंडिया एक अलग बोट में है। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस की कंपैरिजन में आप ये नहीं कह सकते कि भाई ऑरेंज में ये मसला है या एप्पल में ये मसला है। तो इंडिया को ज़्यादातर रीजन में अगर आप देखा जाए तो एक हाई ग्रोथ, एक टेक बूम और एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के तौर पे पेश किया जाता है। नतीजतन पाकिस्तान जो है इट लुक्स बैड। तो पाकिस्तान को हमेशा आपने देखा होगा कि स्पेशली इंडियन मीडिया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोलता है। आई एम प्रीटी श्योर इस इनिशिएटिव के बाद इंडियन मीडिया को अपना चूरन बेचने के लिए कोई और लाएअमल इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो उनका चूरन यही है कि पाकिस्तान पे डेट है, और पाकिस्तान IMF के रिलेशनशिप्स, और पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो हाईलाइट करते हैं और कॉन्स्टेंटली अपने आप से कंपेयर करते रहते हैं, और अपने मसाइल को वो डिस्कस इतना नहीं करते कि उनके यहाँ क्या क्या मामले हो रहे हैं जो सोशल मीडिया पर हम देखते हैं और वैसे भी। तो अब ये जो कॉन्स्टेंट कंपेरिजन है साउथ एशिया में कि इंडिया इज़ अ सक्सेस स्टोरी और पाकिस्तान इज़ अ प्रॉब्लम स्टोरी, ये नैरेटिव चेंज हो जाएगा। और क्योंकि पाकिस्तान जो है ये मीनाप में जाएगा, तो अब पाकिस्तान का कंपैरिजन किससे होगा? इजिप्ट से होगा, जॉर्डन से होगा, और दूसरी मीना वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, तो इनकी इकोनॉमी से होगा। तो इन ममालिक में जो है स्लो ग्रोथ कॉमन है, इन ममालिक में डेप्ट भी कॉमन है, यानी कर्जा, इन ममालिक में रिफॉर्म्स जो हैं वो स्लो होती हैं। तो अब पाकिस्तान एक ऐसे ब्लॉक में एंटर होगा जिसके अंदर मामला पाकिस्तान से कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। तो नतीजतन कंपैरिजन ऑरेंज टू ऑरेंज होगा। और पाकिस्तान अब जिस तरह का एक मीडिया में कहा जाता है ना कि आउटलायर फेलियर का जो वर्ड है वो नहीं इस्तेमाल होगा, बल्कि एक नॉर्मल स्ट्रगलिंग इकोनॉमी के तौर पर पाकिस्तान का एक ट्रू डिपिक्शन आएगी। अच्छा, फिर ये भी आप देखें कि पाकिस्तान में पैसे का फ्लो कहाँ से आ रहा है। ज़्यादातर पैसे का फ्लो पाकिस्तान में साउथ एशिया से नहीं आ रहा, मिडल ईस्ट से आ रहा है, स्पेशली UAE से आ रहा है, सऊदी अरेबिया से आ रहा है। तो कैश फ्लो वहाँ से आ रहा है, रेमिटेंसेस वहाँ से आ रही हैं, यानी कि वो जो लोग वहाँ पैसे कमाते हैं तो मुल्क जो भेजते हैं, जो रेमिटेंस जिसको कहते हैं, तो गल्फ़ कंट्रीज से आ रही हैं। तो वहाँ पे मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज़ वहाँ काम करते हैं, और कई बहुत ज़रा जो है वो ज़र मुबादला जो होता है, तो पैसे की इकॉनमी जो है वो मिडल ईस्ट से आ रही है। तो जस्ट मेक्स परफेक्ट सेंस। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, एनर्जी डिपेंडेंस भी पाकिस्तान की किधर है? मिडल ईस्ट पे। आपका ऑयल कहाँ से आ रहा है, आपकी मुख्तलिफ और चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? मिडल ईस्ट से आ रही है। तो एनर्जी भी उधर से आ रही है और पैसा भी उधर से ही आ रहा है। अच्छा, अब फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ सकती है ये देखना होगा। अब मिडल ईस्ट के खित्ते में अगर उनको मिडल ईस्ट के खित्ता जो होगा उसको अच्छा दिखाना है ऑन बुक्स, तो मिडल ईस्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट मिडल ईस्ट ही में हो तो मिडल ईस्ट बुक्स में अच्छा नज़र आएगा। और पाकिस्तान के पास चूँकि वर्कफोर्स भी है, और पाकिस्तान जो है वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से अलाइन भी है, और आपस के ताल्लुकात बेहतर भी हैं, तो अब इन्वेस्टमेंट के जो मामले हैं वो यहाँ बढ़ जाएंगे। अब ये पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से, सऊदी अरब हो गया, UAE हो गया, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में अब कम करेंगे, पाकिस्तान में ज़्यादा करेंगे? दैट इज़ वी हैव टू सी कि ये मामला कैसे आगे चलता है। पर उम्मीद यही है कि सऊदी अरेबिया और UAE जो है वो पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पैसे लगाएंगे, क्योंकि जब वो एक ब्लॉक में आ जाएंगे तो पाकिस्तान अगर इंफ्रास्ट्रक्चरली इंप्रूव होता है तो उसका उन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर रियल एस्टेट में मोस्ट लाइकली पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, पोर्ट्स में वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और स्पेशली मौजूदा हालात जो हो गए ना उस खित्ते के, उसके बाद पाकिस्तान के पोर्ट्स मिडल ईस्ट के लिए काम करें, ये एक बड़ा ही कलीदी पॉइंट आ जाएगा।
वी कैन, अच्छा, और फिर ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर हम मेरे ख्याल से बहुत सारे टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं। चाइना अमेरिका के रिलेशनशिप पे भी बात कर सकते हैं, जिसमें आपको बताया कि पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, साउथ एशिया में है भी, और साउथ एशिया को मिडल ईस्ट से कनेक्ट भी करता है, और चाइना से भी कनेक्ट हो रहा है, उधर अफगानिस्तान के थ्रू रशिया से भी कनेक्ट हो रहा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर्स के ऊपर भी बैठा हुआ है, पोर्ट भी इसका बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। और तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो उसका भी एक फैक्टर आ गया। तो पाकिस्तान का पैसा, पाकिस्तान की एनर्जी, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारा कुछ मिडल ईस्ट से अलाइन हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाए स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी के। पाकिस्तान जो है एक कनेक्टर मुल्क है, एक ऐसी लोकेशन है कि जहाँ पे पाकिस्तान एक तरफ तो साउथ एशिया को, दूसरी तरफ मिडल ईस्ट को, तीसरी तरफ चाइना को, और चौथी तरफ सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है, यानी एक बीच में बैठा हुआ है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान इज सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ अ गेम चेंजर। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, जो सी पैक जिसको आप जानते हैं, तो चाइना अपनी ट्रेड राउट को फिर मिडल ईस्ट और अफ्रीका तक पाकिस्तान के थ्रू ले जाएगा। आई मीन चाइना के लिए भी इसके अंदर एक बहुत ही विन विन सिचुएशन है कि पाकिस्तान में उसको एक ऐसा कॉरिडोर मिल जाएगा कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली मिडल ईस्ट से कनेक्टेड है, तो मिडल ईस्ट की मार्केट में एंटर होने के लिए पाकिस्तान विल बी द बेस्ट सोर्स। और फिर उसके साथ साथ अब चाइना जब इतनी बड़ी तादाद में मिडल ईस्ट की मार्केट में पाकिस्तान के थ्रू दाखिल होगा, तो इंडियन गुड्स जो वहाँ की मार्केट में मौजूद हैं उनको क्या धचका लगेगा। आई मीन दीज आर सम ऑफ द पॉइंटर्स टू थिंक अबाउट। अच्छा, फिर ये भी है कि ये कोई ऐसा मसला नहीं था कि वर्ल्ड बैंक जो है उसने कोई एकदम से फैसला कर लिया हो। ये पाइपलाइन में बात थी, डेटा जो है वो स्टडी किया जा रहा था, और इसको देखा जा रहा था कि क्या रिफॉर्म्स लिए जा सकते हैं कि पाकिस्तान डजंट लुक एज बैड इन बुक्स, कि भाई पाकिस्तान इतना बुरा है नहीं जितना किताबों में लगता है। तो उसके लिए क्या इनिशिएटिव्स किए जाएं कि फिर पाकिस्तान को, फिर होता क्या है कि खित्तों में फिर उस लिहाज से इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, उस तरह से रिफॉर्म्स होते हैं। तो पाकिस्तान का जब ये सारा कुछ चेंज होगा तो एक्सपेक्टेड ये है कि रिफॉर्म्स भी चेंज होंगे। वो एक भाई ने बड़ा अच्छा कमेंट किया, उन्होंने कहा उम्मीद है कि ऊपर वाले खाते तो हैं कम खाएंगे कि लगे भी, ऐसा नहीं कि ऊपर सब खा जाए और फिर नीचे का हाल वही रहे जो पहले था। आई डोंट नो। अच्छा, फिर टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स एक और चीज़ है जिसके अंदर पाकिस्तान में चेंजेस आ सकते हैं। और फिर डेट जो है, जो आपका कर्जा है, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग मॉडल्स जो हैं वो हम देख सकते हैं। कुछ पॉलिसी एक्सपेरिमेंटेशन भी हो सकती है। और जहाँ तक आप समझ लें कि जियोपॉलिटिकल मामलात हैं, तो ये एक सिग्नल हो सकता है, ये मूव जो है एक सिग्नल हो सकता है, एक इसमें से कुछ सेंसिटिव एंगल्स निकल सकते हैं, और इंडिया सेंट्रिक रीजन जो है उसके ऊपर इसका कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। पर अभी तक इंडिया की तरफ से, इंडिया के मीडिया की तरफ से इस बात के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रही है, खामोशी है। तो या तो वो भी स्टडी कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा उनके ऊपर। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, वक्त से पहले कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। या वो समझ रहे हैं कि उससे उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बल्कि वो खुश है कि चलो अच्छा, पाकिस्तान का इस ब्लॉक में इन्फ्लुएंस मिनिमाइज हो गया है, तो फिर अब हमारा ही इन्फ्लुएंस रहेगा यहाँ पे, हम हर तरफ से छा जाएंगे। तो एनीवे, इसको आप यूँ समझ लें कि दो मॉल्स हैं, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, कि दो बाजार हैं, बराबर बराबर लगे हुए हैं, और एक बाजार में आखिर में एक दुकान है। और फैसला ये किया गया है कि अब ये वाली जो दुकान है ना, पहले बाजार में जो आखिरी दुकान है, अब ये पहले बाजार की दुकान नहीं बल्कि अब दूसरे बाजार की दुकान कंसिडर की जाएगी। मैं आपको नैरेटिव समझाने के लिए कह रहा हूं। तो आप यूं समझ लें कि पाकिस्तान बाजार नंबर 1 में एक दुकान है, बिल्कुल आखिर में। अब चेंजेस यूं हैं कि अब ये बाजार नंबर 1 नहीं बल्कि बाजार नंबर 2 की दुकान कंसिडर की जाएगी। तो इसके सारे मामलात अब बाजार नंबर 2 से देखे जाएंगे। इसकी लोकेशन चेंज नहीं हो रही, ये दुकान वहीं खुली है जहां खुली हुई थी, लेकिन अब कारोबारी हैसियत से इसको बाजार नंबर 2 के मुताबिक देखा जाएगा, बाजार नंबर 1 के मुताबिक नहीं देखा जाएगा। तो शॉर्ट टर्म भी इसके कुछ इम्पैक्ट हो सकते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट के अंदर ज़्यादातर जो इम्पैक्ट मैं समझता हूँ वो आएगा, वो ये है कि इनिशियली एक कन्फ्यूजन सी रहेगी कि पाकिस्तान किस रीजन का पार्ट है, और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर उसका कुछ इम्पैक्ट आएगा कि थोड़े से कॉशियस होंगे इन्वेस्टर के, भाई देखते हैं उठ किस करवट बैठता है, फिर हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। कुछ इन्वेस्टमेंट्स लाए जाएंगे वर्ल्ड बैंक के थ्रू, और बाकी इन्वेस्टर्स विल जस्ट फॉलो, छोटे इन्वेस्टर्स विल फॉलो द ट्रेंड, और फिर पॉलिसीज़ ग्रेजुअली शिफ्ट होंगी, और पाकिस्तान फिर एक नए सिरे से नए किस्म के मुआहदे करेगा उन ममालिक से जिस ब्लॉक में वो एंटर हो रहा है। लॉन्ग टर्म हम देखते हैं कि पाकिस्तान एक किस्म का ट्रेड हब बन जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद यही है। पाकिस्तान जो है वो एनर्जी कॉरिडोर भी बन सकता है, और पाकिस्तान जो है वो रीजनल कनेक्टर भी बन सकता है। ये सारे बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि आप एक कनेक्टिंग पॉइंट, एक ब्रिज का काम भी कर सकते हैं, आप एक कॉरिडोर का काम भी कर सकते हैं, आप एक हब का काम भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ रिस्क्स भी इन्वॉल्व हैं कि स्लो ग्रोथ इकोनॉमीज का एक ग्रुप है, उसमें सब ही स्लोली ग्रो कर रहे हैं, तो कंपटीशन स्लो है।
दूसरी तरफ रिफॉर्म डिले हो रहे हैं का एक साइकिल बना हुआ है, तो अब पता नहीं किस तेज़ रफ्तारी के साथ रिफॉर्म्स आएंगे, वी डोंट नो। तो ये एक क्लासिफिकेशन भी है, लेकिन ये एक नैरेटिव शिफ्ट भी है, एक इकोनॉमिक डायरेक्शन का शिफ्ट भी है, ये एक स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग भी है। और पाकिस्तान ना सिर्फ साउथ एशिया का हिस्सा है, बल्कि एक ब्रिज है जो फिर कई रीजन्स को आपस में कनेक्ट करता है। जहाँ तक जंग का ताल्लुक है ना, कि ये जो पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की जंग हुई थी, क्या उसका इससे कोई ताल्लुक है? नहीं, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है जंग का। जंगी मैदान अलग शय है और ये इकोनॉमिक मैदान अलग चीज़ है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। एटलीस्ट जो डॉक्यूमेंटेशन हमने पढ़ी उसमें वर्ल्ड बैंक का जो मूव है वो सोलली एडमिनिस्ट्रेटिव मूव है, एनालिटिकल मूव है, कि उन्होंने जो डेटा पढ़ा है, जो रिपोर्ट्स देखी हैं, उसके मुताबिक उन्होंने पॉलिसी जो है उसको बनाया है और रीग्रुपिंग की है और लॉन्ग टर्म में कुछ ऐसी प्लानिंग की है। तो इसका कोई लिंक ना रशिया यूक्रेन वॉर से है, ना अमेरिका ईरान वॉर से है, ना पाकिस्तान इंडिया वॉर से है। इस तरह का कोई डायरेक्ट जो है मुझे कम से कम लिंक नहीं नज़र आया जिसके अंदर जो है ना कि ये वॉर ड्रिवन डिसीजन हो या ये कोई कोइंसिडेंस हो, बल्कि ये पार्ट है बिगर ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग माइंडसेट का, कि भाई ग्लोबल लेवल के ऊपर अब नए सिरे से इक़दाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी चेंज हो रही है। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसे किसी और तनाजुर में ना देखें, किसी और जो है रंग के चश्मे पहन के ना देखें, क्योंकि देखें ये सारा मामला जो इसराइल और अमेरिका का है वो तो इसी साल स्टार्ट हुआ है, और पाकिस्तान जो है वो मीडिएटर के तौर पे इसमें मौजूद है। लेकिन आप ये देखें कि इस वॉर की वजह से अगर आप इनडायरेक्ट को कनेक्शन देखना चाहते हैं तो ऑयल राउट्स जो हैं वो अनस्टेबल हो गए हैं, एनर्जी प्राइसेस वो बढ़ गई हैं, गल्फ रीजन जो है अब वो और स्ट्रेटेजिक हो गया है, और पाकिस्तान जो है वो डिपेंडेंट है मिडल ईस्टर्न ऑयल के ऊपर, और इकोनॉमिकली ये गल्फ कंट्री से टाइड भी है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान का इस पूरे खित्ते में गल्फ के साथ, मिडल ईस्ट के साथ अलाइन होना बनता है, इट जस्ट मेक सेंस। और दूसरा आप ये भी देखें कि इसकी एनर्जी डिपेंडेंस भी वहीं पे है, और वो मीडिएटर भी उन्हीं ममालिक के लिए काम कर रहा है, और उस पर मिडल ईस्टर्न ममालिक एग्री भी हो गए हैं कि वी आर ओके विद पाकिस्तान बीइंग द मीडिएटर। तो पाकिस्तान नाउ बिकम्स मोर एक्सपोज टू, आप समझ लें कि ऑयल शॉक्स हो गए, रीजनल इंस्टेबिलिटी हो गई, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो गए। पाकिस्तान को अब डिफरेंटली चीज़ों को एक्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये वॉर जो है उसने इस रिक्लासिफिकेशन में कोई किरदार अदा किया? नो, नॉट रियली। Did the war reinforce the logic behind it? Yes. इस जंग की वजह से ये बात सामने आई है कि it just makes sense to put Pakistan there economically. तो war driven decision नहीं है, लेकिन war ने इस चीज़ को एक्सेलरेट करके ये रियलिटी जो पाकिस्तान के हिस्से में जुलाई 1 आने वाली है इसको जस्टिफाई ज़रूर किया है। और जहाँ तक आप इसको एजेंडा 2030 से लिंक करने की बात करते हैं, तो एजेंडा 2030 में कुछ पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टली इससे लिंक है, पर एजेंडा 2030 ने इसको इन्फ्लुएंस नहीं किया इस डिसीजन को। देखिए ना, एजेंडा 2030 में जो गुर्बत को खात्मा, एंडिंग पॉवर्टी का जो पॉइंट है, और क्लीन एनर्जी का जो पॉइंट है, और क्लाइमेट को बेहतर बनाने का माहौलियात पे, इसी तरह जो इक्तिसादियात है, इकनॉमिक ग्रोथ उसमें बढ़ावा, वो एजुकेशन में क्वालिटी, ये सारी चीज़ें 2030 एजेंडा में मौजूद हैं। लेकिन उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसका इम्पैक्ट 2030 एजेंडा पे आएगा डेफिनेटली, लेकिन वर्ल्ड बैंक हेल्प्स कंट्रीज अचीव दीज गोल्स, ये आप समझ लें। एक तरीके से वर्ल्ड बैंक के जो इनिशिएटिव्स हैं वो इन गोल्स को अचीव करने में पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं, करप्शन मिनिमाइज या नेग्लिजिबल या बिल्कुल ख़त्म करके। देखें, एनर्जी इशूज़ हो गए, डेट हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, क्लाइमेट रिस्क्स हो गए, तो पाकिस्तान जो है इन चीज़ों पे उस माल से जो आ रहा है, जो गल्फ़ कंट्रीज़, अब क्योंकि देखें गल्फ़ कंट्रीज़ का अपना स्टेक इसमें इन्वॉल्व होगा ना, तो वो ख़ुद भी पाकिस्तान को ज़रा एक डंडा दे के रखेंगे कि भाई साहब बस कितना खाओगे कुछ लगा भी दो, हमारा पैसा लगा हुआ है और हमें आउटपुट चाहिए। और आप में से वो लोग जो गल्फ़ कंट्रीज़ गए, आपको पता है कि वो उनके जो सेठ लोग, अरबाब लोग होते हैं, वो फिर काम कैसे कराते हैं, यू नो एग्जैक्टली हाउ इट इज़। तो इसीलिए जो है वो मैं समझता हूँ कि एजेंडा 2030 जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ऑन एक्यूरेट डेटा इन कंपैरिजन पे। तो पाकिस्तान का मिडल ईस्ट के अंदर अलाइन होने से उस डेटा को मदद मिलेगी, उसको और फंडिंग, रीजनल स्ट्रैटेजीज हो गई या शेयर्ड चैलेंजेस हो गए, उनको केटर करना कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट डायरेक्टली लिंक टू एजेंडा 2030, बट इनडायरेक्ट कनेक्शंस डेफिनेटली मौजूद हैं, क्योंकि ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी मच लिंक। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि देयर इज़ नो सॉलिड एविडेंस कि पाकिस्तान की जो रिक्लासिफिकेशन है बाय द वर्ल्ड बैंक इज़ डायरेक्टली लिंक टू एजेंडा 2030 या डायरेक्टली लिंक टू ईरान यूएसए वॉर जिसमें मिडल ईस्ट का इम्पैक्ट आया है, या इंडिया ने इस चीज़ को फोर्स किया हो। इनडायरेक्टली तो ऑफ कोर्स इंडिया प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन दिस, इनडायरेक्टली क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी और बाकी खित्ते की इकोनॉमी से बहुत डिफरेंट है, तो नतीजतन पाकिस्तान जस्ट डजंट बिलोंग देयर एनी मोर, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया।
तो इसीलिए जो है वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को जो रीग्रुप किया है वो मीनाप में किया है। उसके पीछे रीजंस इकोनॉमिक एनालिसिस, पॉलिसी अलाइनमेंट और डेटा रिपोर्टिंग, ये इसके मेन है रीजंस। और 2030 का जो एजेंडा है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बेस करता है, वो डेवलपमेंट फ्रेमवर्क पे एम्फसाइज करता है, इकोनॉमिक एनालिसिस पे और पॉलिसी अलाइनमेंट पे और डेटा रिपोर्टिंग पे वो एम्फसाइज नहीं करता। और इसके अंदर ये भी याद रखें कि जहाँ तक ग्लोबल सिस्टम्स का ताल्लुक है तो उसमें वर्ल्ड बैंक भी एक ग्लोबल सिस्टम है, यूनाइटेड नेशंस भी एक ग्लोबल सिस्टम है, और वो एक किस्म के इकोसिस्टम में काम करते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट प्लानिंग भी है और पॉवर्टी रिडक्शन भी है और क्लाइमेट पॉलिसी को कंट्रोल करना भी है। इसी तरह एनर्जी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनमें आप थोड़ा सा ओवरलैप देखेंगे, पर ज़रूरी नहीं है कि वन इज़ इन्फ्लुएंसिंग द अदर वन। Yeah, that's also very very important to clearly understand that there is no credible evidence। कोई भी इस किस्म का एविडेंस हमें कॉन्क्रीट किस्म का नहीं मिल सका जिसमें ये कि एजेंडा 2030 की वजह से ये इस किस्म की कोई रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है और शिफ्ट किया जा रहा है। तो बहरहाल आई बिलीव कि मेन रीज़न वही है कि पाकिस्तान की इकॉनमी मीना कंट्रीज़ की इकॉनमीज़ की तरह बिहेव करती है नतीजन, और पाकिस्तान की उनसे इस किस्म के एनर्जी और मनी टाइज़ हैं। इट जस्ट मेक्स a lot more sense। और आपको याद होगा कि 1980s में ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में पाकिस्तान की मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से अलाइनमेंट एक अलग लेवल पे पहुंच गई थी। उससे पहले पाकिस्तान की मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से वो अलाइनमेंट नहीं थी जो ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में पहुंच चुकी थी। तो हो सकता है ये उसके आफ्टर मैथ का एक इम्पैक्ट हो कि पाकिस्तान में इस तरह का शिफ्ट आ गया ओवर द पीरियड ऑफ 40-50 ईयर्स कि अब मामला यहाँ तक पहुँच गया है। तो एनीवे ये डिसीजन एक्चुअली कब बना, तो ये विजिबली पब्लिकली ये रिपोर्ट्स के अंदर 2025-2026 में आना शुरू हो गया था। और वर्ल्ड बैंक में जो दिसंबर 2025 में रिपोर्ट्स जारी की थी, जो मटेरियल्स सर्कुलेट कर रहे थे, उसमें इसकी इंडिकेशन मौजूद थी और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और इंशाल्लाह आप इसको देखेंगे। इनिशियली काफ़ी लो प्रोफाइल रखा गया था इसे और क्वाइटली इसे फिर स्लाइड थ्रू गया। ये कोई ऐसा नहीं है कि सडनली चीज़ें प्लान की गई। अगेन द सेम रीजंस अप्लाई। इसका एक फ़ेज़ 1 था जो हमने देखा, जिसके अंदर उन्होंने पहले इंटरनल एनालिसिस किए कि 2023-2024 की बात है, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान से रिलेटेड इकोनॉमिक लिंकेजेस, रेमिटेंसेस, जो पैसा बाहर से आता है, पाकिस्तान की एनर्जी डिपेंडेंस, पाकिस्तान के रीजनल कंपैरिजंस, ये फ़ेज़ 1 में ये चीज़ें स्टडी की गई 2023-2024, बिल्कुल कोविड से निकलते ही। फिर 2024-25 का जो फोकस था ना, वो पॉलिसी और स्ट्रक्चरल रिव्यू था, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान को इस तरह स्टडी किया कि क्या पाकिस्तान साउथ एशिया के मॉडल में फ़िट होता है। फिर उन्होंने बाकी जो कंट्रीज़ थी जो पाकिस्तान से करीब तरीन मीना कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्टर्न नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनकी इकोनॉमीज़ को भी स्टडी किया और फिर कंपेयर किया पाकिस्तान को वहाँ से। और फाइनली 25-26 में उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि रिपोर्ट्स और डेटाबेसेस और फिर रीजनल फ्रेमवर्क्स के नतीजे में उन्होंने ये है कि ये कोई अचानक कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से ये मामला हो गया है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि डायरेक्ट इसकी कोई लिंकेज नहीं है टू एनी काइंड ऑफ वॉर्स। या देखें, इंडिया ने डायरेक्टली इसको इन्फ्लुएंस नहीं किया है, लेकिन इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है कि इंडिया ने इस इनिशिएटिव को पुश किया है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि साउथ एशिया जो है वो इंडिया डोमिनेटेड रीजन इतना ज़्यादा है कि साउथ एशिया की इकोनॉमी में 75 से 80% रीजनल जीडीपी इंडिया उसको उस डेटा को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द रीजन, इट्स अ मेजर इकोनॉमी इन द रीजन। तो इसलिए मोस्टली इंडिया ड्रिवन डेटा है और स्मॉलर कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान जो है वो ओवरशैडो हो जाते हैं। सो वर्ल्ड बैंक ने सोचा कि पाकिस्तान की अलग से एनालिसिस होना चाहिए। और फिर आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान इज़ इन साउथ एशिया, लेकिन इंडिया स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रखता है और रीजन को बड़ा स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंट करता है, नतीजतन पाकिस्तान वीक नज़र आता है। तो अब ऐसा करने से पाकिस्तान की जो एनालिटिक्स हैं वो उसको एक क्लैरिटी मिलेगी। और तीसरी चीज़ देखें, इंडिया का जहाँ तक इम्पैक्ट का ताल्लुक है, तो इंडिया की एक अनडिस्प्यूटेड डोमिनेंस है इस इकोनॉमी में, जो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई उसमें मिक्स सिग्नल्स नहीं है। और साउथ एशिया जो है पाकिस्तान के बगैर भी एक बहुत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी अगर ये रीजन स्टेबल रीजन रहेगा। लेकिन इसके अंदर कुछ नेगेटिव्स भी हैं, क्योंकि अब ये रीजन जो है सिर्फ इंडिया ओनली रीजन बन के रह जाएगा। इंडिया को कोई इस किस्म का कोई कंपटीशन नहीं होगा इस रीजन में, किसी भी लेवल के ऊपर कोई भी चैलेंजेस नहीं होंगे, डिवर्सिटी बहुत कम हो जाएगी और कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो बहुत लेसन हो जाएंगे। और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कंपैरिजंस जो हैं वो एक किस्म का जियोपॉलिटिकल नैरेटिव्स बनाते थे और इसको फिर चूरन बना के इंडिया में इलेक्शंस के ज़माने में बेचा जाता था। अब उन्हें इलेक्शन के ज़माने में बेचने के लिए कुछ और चूरन ढूंढना पड़ेगा, जस्ट एज आई सेड अर्लियर। अब इसके अंदर आप देखिए कि इंडिया बिकम्स अ कोर रेफरेंस पॉइंट फॉर इन्वेस्टर्स।
policy makers and analysts in this region, at least, India automatically comes in that bucket. But Pakistan now has a different group that Pakistan has to concentrate on, and I believe we can talk more about it. But इंडिया की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट हमें नहीं मिली जिसकी वजह से कोई इंडिया की कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी हो. We have not yet seen anything. It's mostly neutral to slightly positive. That's what we are hearing from India. Again, we can explore it more in terms of कि भाई चाइना का impact और चाइना अमेरिका relationships, पाकिस्तान in the middle, एक तरफ चाइना से connect, एक तरफ अमेरिका से connect, दूसरी तरफ अमेरिका के allies से connect, Central Asia से connect. So we can look into that as well, inshallah, next time. I hope कि इससे आपको कुछ pointers और मिले हों इस मामले को लेके. इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली दफ़ा. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.